तो क्वेश्चन नंबर 9 का ये सॉल्यूशन है। समझ में आ गया ना? तो नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से, फटाफट नोट डाउन भी करना है। मैं ये सब चीजें इसलिए क्वेश्चन करवा के दे रहा हूं कि कैसे हम रिलेट कर रहे हैं और कैसे तुम रिलेट करोगे, क्योंकि एक क्वेश्चन को हम रिलेशन दो तीन तरीके से निकाल लेते हैं, ठीक है ना? एक ही क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीके से भी सोच सकते हैं। तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट था ये था, ये जो गैप है इस दोनों गैप के सम के बराबर होगा। एनर्जी गैप जो ये है, ये दो एनर्जी गैप के बराबर होगा। यही मेन इसका कॉन्सेप्ट है। इस पर हमने लेमडा निकाल दिया। इसका की कॉन्सेप्ट यही है, और इस चीज को हम डायरेक्ट नहीं बोल के हमने प्रूव करके देखा भी कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हो भी रहा है। अगर पहले बोलते, अगर एनर्जी नहीं मालूम होता तो हम इस चीज को बता भी नहीं सकते थे कि कैसे बराबर होगा। लेकिन अगर हम एनर्जी निकाल लिए तो एनर्जी निकालेंगे तो हमें प्रूफ भी हो जा रहा है कि हाँ ऐसा ही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, प्लैंक कांस्टेंट है सेम डायमेंशन, एंगुलर मोमेंटम के बराबर आएगा। दोनों का तुम लोग ये डायमेंशन पढ़ ही रहे हो, दोनों का यूनिट सेम आएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट हैविंग वेव नंबर इज एक्स इन 1 जूल। क्वेश्चन में बोला है कि 1 जूल में कितना नंबर ऑफ फोटोन होगा। तो हमारे पास फोटोन निकालने का फॉर्मूला क्या है? E इक्वल टू एन एच सी अपॉन लेमडा। जो हम एच सी अपॉन लेमडा बोलते हैं वो एक फोटोन का होता है। अगर बहुत सारे फोटोन है तो उसके लिए हमें एन लगाना पड़ेगा, क्योंकि एच सी अपॉन लेमडा या एच न्यू जो हम बोलते हैं वो एक फोटोन का हम निकालते हैं। तो यहां अगर एन फोटोन का निकालना है तो E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा बोलना पड़ेगा। अब E इक्वल टू, अब इसको देखो कैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं। यहां एच सी है और यहां पर 1 अपॉन लेमडा है, तो 1 अपॉन लेमडा को हम क्या न्यू बार नहीं लिख सकते क्या? 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू वेव नंबर होता है, तो हम फॉर्मूले को चेंज कर दिए वेव नंबर में। अब यहां एनर्जी 1 जूल दे रखा है और नंबर ऑफ फोटोन पूछ रहा है, और यहां एच सी न्यू बार लिखा हुआ है। एन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एच सी न्यू बार। अच्छा, यहां वेव नंबर का जो वैल्यू दिया है वो एक्स दिया हुआ है, तो एच सी 1 अपॉन एच सी, और यहां पर न्यू बार की जगह क्या पुट कर देंगे? सी, क्योंकि न्यू बार का वैल्यू दिया, वेव नंबर दिया है, वेव लेंथ नहीं दिया है, वेव नंबर दिया है। तो हमने इसको वेव नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखो, वर्क फंक्शन दिया है। हालांकि इसका आंसर नहीं आ रहा है, तुम लोग आ रहा है क्या इसका? 12th का आंसर नहीं आ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 में क्या लिखा हुआ है? वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन हमने बताया था, ये चीज याद रखने का, 50 इक्वल टू 20 प्लस 30, यही है वर्क फंक्शन। और इसका वैल्यू हम एच न्यू नोट से यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से निकालते हैं। और यहां पर जो वर्क फंक्शन दे रखा है, अब ये ऐसे नहीं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू चाहिए वर्क फंक्शन निकालने के लिए। वर्क फंक्शन के लिए केवल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी देना तो हम वर्क फंक्शन निकालने जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में वर्क फंक्शन जो है वो 3.3 है, यानी वर्क फंक्शन इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट, और ये 3.3 है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये क्या है? और हमें कन्वर्ट करना है जूल में। क्यों? क्योंकि एच 1.6 इंटू 10 पर एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10 पावर -34 और इंटू एच न्यू नॉट। अब इसको कैलकुलेट करना, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा इसमें आंसर मैच नहीं कर रहा है।
इसके बाद थोड़ा सा वैल्यू इधर उधर आ रहा है, तो एक बार कैलकुलेट कर लेना इसको, जो आएगा आंसर वही आंसर होगा उसमें। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं ना इसको। जूल में क्यों बदला हमने इसको, क्योंकि एच का वैल्यू किसमें होता है, जूल सेकंड में, तो जूल से जूल क्या हो जाएगा, कैंसिल, और जो न्यू आएगा वो सेकंड इनवर्स में आएगा, जिसको हर्ट्ज के नाम से जानेंगे हम, क्योंकि एच का यूनिट होता है जूल सेकंड और ये जूल हो गया, तो जूल से जूल कैंसिल। आराम आराम से सारे न्यूमेरिकल्स बना लेना है, क्योंकि अभी टाइम है, इसलिए बोहर पहले पढ़ा दिया हूं ताकि न्यूमेरिकल्स ज्यादा अटेम्प्ट करें हम। अभी सिलेबस में तुम लोग को मिल गया सिलेबस ना, सिलेबस में तुम लोग को आइसोटॉप्स, आइसोबार, प्लैंक क्वांटम थ्योरी आ रहा है, वेव थ्योरी आ रहा है, यानी ईएमआर और प्लैंक क्वांटम थ्योरी तक आ रहा है। आइसोटॉप्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोबार, आइसोकोर, ये सब आएगा, और उसके बाद प्लैंक क्वांटम थ्योरी और ईएमआर तक आएगा, मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के पहले तक आएगा, लेकिन हमें बना लेना है सारे चीजें। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन 30 नंबर, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटोन स्ट्राइक मेटालिक सरफेस इतना जूल और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन इतना है, वर्क फंक्शन क्या होगा। इसमें सिंपली हम क्या कर देंगे, अब हमें इसमें वर्क फंक्शन निकालने के लिए बोला है, एक वर्क फंक्शन यहां निकालने के लिए बोला है, तो फोटोन के अंदर जो एनर्जी होगा, फोटोन के अंदर जो एनर्जी होगा, क्वेश्चन नंबर 13, फोटोन के अंदर जो एनर्जी होगा ई होगा, जो बॉन्ड तोड़ने में लगा होगा ई नॉट, यानी वर्क फंक्शन, बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड को तोड़ना, सरफेस पे लेके जाना, बाकी एनर्जी किसमें कंजर्व हो जाएगा, काइनेटिक में। तो टोटल एनर्जी कितना दिया हुआ है, 5.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल है, और काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इक्वल टू ई नॉट निकालना है, और काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है, 12 इंटू 10⁻20 जूल। तो हम यहां से वर्क फंक्शन निकाल देंगे, तो एक वर्क फंक्शन हमने यहां से निकाला और एक वर्क फंक्शन हम यहां से निकाल रहे हैं, तो अगर थ्रेशोल्ड दिया जाएगा तो हम यहां से निकालेंगे, और नहीं तो इस दोनों का वैल्यू देना पड़ेगा इसको निकालने के लिए। तो इस क्वेश्चन में वर्क फंक्शन हम यहां से निकाल रहे हैं, यहां थ्रेशोल्ड का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इसमें से इसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर मैच कर रहा है, 5.6 इंटू 10⁻⁻19 माइनस 12 इंटू 10⁻⁻20 इक्वल टू ई नॉट, यही है वर्क फंक्शन, ये आ जाएगा वर्क फंक्शन। लिख रहे हो ना, नेक्स्ट कैलकुलेशन कर लेना, आ जाएगा आंसर इसका। 40 नंबर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बाई यूजिंग लाइट हैविंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बोल रहा है कि हमने यहां से एक इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड को तोड़ के उतना ही एनर्जी दिया ताकि ये बॉन्ड तोड़ के सरफेस पे चला जाए, यानी इसको तोड़ने के लिए 20 जूल चाहिए था और 20 जूल ही हमने एनर्जी दिया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि E इक्वल टू होता है ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर ये एनर्जी इसके बराबर है तो केवल बॉन्ड टूटा ही होगा ना, बाकी एनर्जी काइनेटिक क्या होगा, ऑलमोस्ट 0 होगा, क्योंकि सारे के सारे एनर्जी किसमें यूज हो रहा है अभी, बॉन्ड को तोड़ने में, बॉन्ड को ब्रेक करने में, तो बाकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0। तो इसमें यही क्वेश्चन बोला है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और इसका, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी दोनों का वैल्यू सेम है, यानी एनर्जी अगर निकालेंगे Hc अपॉन लेमडा या H न्यू नॉट, H न्यू और यहाँ H न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये वैल्यू तो बराबर आ गया, इसका मतलब ये वैल्यू 0 होगा। ये वैल्यू बराबर गिर गया तो ये वैल्यू 0 होगा, क्योंकि ये न्यू और ये न्यू नॉट बराबर बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बराबर है, इसका मतलब ये वैल्यू दोनों बराबर होगा, जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये 0 होगा, क्योंकि इसका दोनों का सम ये होता है, तो जब ये दोनों ही बराबर होगा तो ये सम 0 होगा। अब आ जाओ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो पहला क्वेश्चन है, which are not normal electronic emission spectrum। इमिशन कब होता है, जब एनर्जी रिलीज होगा,
रिलीज कब होगा? एनर्जी रिलीज कब होगा? जब हायर से लोअर में आएगा। हायर से कहां आएगा? लोअर में। ठीक है, तो अगर हम एनर्जी के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर है 15, तो पहले 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 4s, यही होता है ना। ये एनर्जी बढ़ता चला जा रहा है। अब पहला जो है वो दिया है 2s से 1s में जाए, यानी ये हायर है और ये लोअर है, तो हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा ना। तो यहां एनर्जी इमिट होगा। इसका मतलब यहां जो लाइट दिखेगा और उस लाइट को जब हम स्पेक्ट्रम में पास करेंगे तो कैसा वो स्पेक्ट्रम दिखाएगा? इमिशन। जब एनर्जी रिलीज होगा ना तो इमिशन दिखाएगा, दिखाएगा ना। सेकेंड ऑप्शन 2p से 1s में है, तो हायर से कहां गया? एनर्जी क्या हुआ? रिलीज। तो रिलीज जब होगा तो कौन सा इमिशन दिखाएगा? स्पेक्ट्रम दिखाएगा, इमिशन। यहां भी एनर्जी रिलीज हुआ है तो यहां भी इमिशन दिखाएगा। जब हायर से लोअर में जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगा। थर्ड ऑप्शन 3d से 4s, 3d यहां है 4s यहां है, लोअर से कहां गया? 4p है, तो 3d से कहां गया? 4p में, तो एनर्जी क्या होगा? तो कौन सा स्पेक्ट्रम दिखाएगा? एब्जॉर्प्शन। फोर्थ वन ऑप्शन 5p से, चलो इधर कहीं 5p मान लेते हैं, 5p से कहां गया? 3s में गया है, तो हायर से कहां गया? तो क्या होगा? तो जहां एनर्जी रिलीज होगा वहां इमिशन, और जहां एनर्जी एब्जॉर्ब होगा वहां एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्योंकि जब जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होंगे और डी एक्साइटेड होंगे उस केस में रेडिएशन लाइट इमिट होगा। यहां से लाइट इमिट होगा, यहां लाइट इमिट होगा, यहां लाइट इमिट होगा और यहां लाइट इमिट होगा, लेकिन एक जगह पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है और वो एब्जॉर्ब को हम इस लाइट को जब हम पास करेंगे तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा, यानी कलर के बीच में डार्क लाइन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या बोल रहा है। इन ए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रल लाइन बाल्मर सीरीज हैविंग लोएस्ट वेवलेंथ, लोएस्ट वेवलेंथ निकालना है। एच अल्फा एच बीटा एच गामा दे बाल्मर सीरीज बोल रहा है। तो बाल्मर सीरीज का जंपिंग कहां से कहां तक होता है? कहां तक होता है? n इक्वल टू यानी कहीं से भी आए, कहां आए? दिस वन इज फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। फर्स्ट लाइन को बोलेंगे एच, सेकेंड लाइन को, थर्ड लाइन को, फोर्थ लाइन को। अब हमने जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा रहा था ये बात बोला था, फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ ज्यादा होता है या लास्ट लाइन का? किसका? फर्स्ट लाइन का होता है ना। तो इसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, इसका कम होगा और कम होगा और कम होगा। सबसे ज्यादा लेमडा किसका होगा? एच अल्फा का होगा ना, एच बीटा का, एच गामा का और एच डेल्टा का। अब इस चीज को हमें बना रहे हम कैसे? तो बनाने के दो तरीके, ध्यान से सुनना अब दोनों तरीके, क्योंकि आगे चल के रिलेट करना होगा। तो दो तरीके में हमारे पास, एक तरीका ये है कि हम एनर्जी से रिलेट कर दें, क्योंकि एनर्जी में और लेमडा में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो हम इसको एक तरीके से हम क्या कर दें? एनर्जी से रिलेट करें। तो यहां है -13.6, यहां है -3.4, यहां है -1.51, यहां है -0.85, यहां है -0.51। ये एनर्जी इतना याद होना चाहिए, इसलिए याद करवाया हूं।
अब ये वाला डिफरेंस देखो, ये डिफरेंस ज्यादा है, अब यहां तो नहीं याद है कि ये डिफरेंस ज्यादा है, किसका एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा? अच्छा यही मान लो, ये वाला ज्यादा है या ये वाला ज्यादा है? तो इस वाले में 3.4 में से 1.51 माइनस कर रहा है, ये माइनस माइनस हायर माइनस लोअर, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब इस वाला को चेक करो, 3.4 में से क्या माइनस कर रहे हो? 0.85 माइनस कर रहे हो। अब इसको चेक करो, 3.4 में से क्या माइनस कर रहे हो? 0.51 माइनस कर रहे हो। कौन वैल्यू ज्यादा गिरेगा? ये वाला ज्यादा गिरेगा ना, इसका मतलब इसका गैप का एनर्जी क्या है? ज्यादा है, तो इसका वेवलेंथ क्या होगा? इसका गैप का एनर्जी क्या है? एनर्जी डिफरेंस इनमें क्या आ रहा है? कम आ रहा है। तो ये तो वैल्यू सेम है ना, ये ज्यादा माइनस हो रहा है, ये वैल्यू कम गिरेगा, इसका लेमडा क्या आएगा? ज्यादा। तो हम कभी भी अगर आए तुमसे कंपेयर करवाने के लिए तो एनर्जी का चेंज देख लेना है। अब माइनस प्लस ये नहीं सोचना, हायर माइनस लोअर करना है, और माइनस करोगे तो ये अपने आप प्लस हो जाएगा, या इसमें से इसको सिंपली माइनस कर दो, माइनस का हटा दो वैल्यू, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, ये माइनस के बाद हटा दो। हालांकि माइनस होता है तो हायर में से लोअर करते हैं, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस कर दो, सबसे कम ज्यादा वैल्यू ये गिरेगा, इसका वेवलेंथ कम आएगा, इसका और कम आएगा। तो कहने का मतलब एनर्जी डिफरेंस जितना ज्यादा आएगा उतना ही लेमडा कम आएगा। या तो दूसरा तरीका हमारे पास रिजवर्ट का फॉर्मूला है, 1 लेमडा से निकाल दे, आर जेड स्क्वायर, और इसका अगर हम निकाले तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 से कहां आ रहा है? 2 पे, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। और मैं अगर डायरेक्ट लेमडा लिख दूं तो कितना आ जाएगा? ये 4 - 9, तो ये हो जाएगा कितना आ जाएगा? 9/5 आ रहा है, 36 आएगा ना, 1/4 माइनस 1/9, एलसीएम ले लो यहाँ पे 36, 9 - 4, ये आ जाएगा, यहाँ 36 आएगा ना, ये 36 आएगा ना। अब इसमें क्या करो, इसका लेमडा निकाल दो, सेकेंड वाले का, 1/λ इक्वल टू, अब 4 से कहां गया है? 2 में गया है, तो 4 से 2 में गया तो लेमडा निकालेंगे, आर जेड स्क्वायर 1/, समझ में आ रहा है ना, 1/, क्या होगा ये? 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर होगा ना, आगे निकाल लोगे ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब जब लेमडा का कंपेयर करने के लिए आएगा तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो मैं एनर्जी से उसको रिलेट कर दूं, या तो रिजवर्ट से निकाल लूं वैल्यू और फिर उसका कंपेयर करवा दूं, नहीं तो तीसरा याद करने के डायरेक्ट बता दिया हूं, ये लेमडा मैक्सिमम होता है और धीरे धीरे ये क्या होते चला जाता है? कम होते चला जाता है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन या फर्स्ट लाइन ऑफ बामर वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जनरेट करते हैं और ये धीरे धीरे वेवलेंथ कम होता चला जाता है। तो कहने का मतलब ये तीन तरीके हमारे पास, या तो डायरेक्ट हम याद रखें, या तो लेमडा कैलकुलेट करें, क्योंकि याद हमने इसी बेसिस पर रखा है, इसको कैलकुलेट करने के बाद ही हमने बोला था कि ये लॉन्गेस्ट है, ये शॉर्टेस्ट है, या तो एनर्जी से रिलेट कर लो। समझ में आया क्या? तो एनर्जी से भी हम रिलेट कर सकते हैं, लेमडा निकाल भी सकते हैं, या डायरेक्ट याद रखें। तो याद रखने का तरीका इसी से बताया था हमने, समझ में आ गया ना। तो इसमें इसका वेवलेंथ क्या होगा? कम होगा, इसका वेवलेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इन ए हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन सेल, एन बोले तो KLMN यानी ऑर्बिट नंबर 4 में, इफ लॉस एनर्जी, अगर एक इलेक्ट्रॉन
चौथे ऑर्बिट में है यहां पे, तो उसका डी एक्साइटेशन कहां कहां पॉसिबल है, कहां कहां पॉसिबल है? 4 से कहां आ सकता है, 3 से कहां आ सकता है, 2 से कहां आ सकता है, डायरेक्ट भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। यानी 4 से 3 में आना किस सीरीज को बताएगा? 4 से 3 में आना कौन सा सीरीज देगा? लाइमन बामर पाचन। 4 से 1 में आना, 2 से 1 में आना, 3 से 2 में आना, और 4 से 3 में आना। तो ये लाइमन कौन सा रेंज में आता है? और बामर और पाचन। तो यहां से जब डिक्साइट होगा तो सारे पॉसिबिलिटी है मिलने को हमारे को, यानी अल्ट्रा वायलेट भी मिल सकता है, विजिबल भी मिल सकता है, और इंफ्रारेड भी मिल सकता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन्स डिक्साइटेड हुए हैं, जब उसका एनर्जी लॉस हुआ है, तो वो कौन कौन से रीजन में आ सकते हैं? तीनों में आ सकता है, आ सकता है ना, इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट, और क्योंकि वहां पर सब कुछ पॉसिबल है, बामर भी पॉसिबल है, लाइमन भी पॉसिबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कह रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट में है और वो रिटर्न बैक हो रहा है, तो कितने ऐसे लाइन है जो लाइमन में आएंगे? कितने ऐसे लाइन है जो लाइमन में आएंगे? तो मुझे ये बताओ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है और ओ n = 5 में है, 1 2 3 4 5, तो तुम क्यों लाइमन ही मत बताओ, तुम ये बताओ मेरे को कि लाइमन में कितने लाइन आएंगे, बामर में कितना आएगा, और पाशन में कितना आएगा, ब्रैकेट में कितना आएगा? लाइमन में कितना आएगा लाइन, बाल्मर में कितना आएगा, पाशन में कितना आएगा, और ब्रैकेट में कितना आएगा? लाइमन में 4 आएगा, बामर में 3 आएगा, पाशन में, ब्रैकेट में। तो कल हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि अगर 5 से 1 में आएगा तो कितने डिफरेंट वेवलेंथ क्रिएट कर सकता है? 10 करेगा ना, करके दिखाओ एक बार। तो यहां पर एक लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, 1 2 3 4, 5 लेमडा, 6 1 7 1 7, ये नहीं काउंट होगा, 8 हो जाएगा ये। अब यहां से यहां ये 9 हो गया, यहां से यहां ये नहीं काउंट होगा, 10 वाला कहां है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नहीं काउंट होगा। 9 एक और है इसमें, 5 से 4 और 4 से 2, हाँ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये 10 नंबर है। अब मुझे ये बताओ, इसको तो काउंट नहीं करना है, इसको हटा दे रहा हूं मैं, जिस पे क्रॉस मार दिया उसको काउंट नहीं करना है, क्योंकि एक लाइन 2 बार काउंट नहीं होंगे, यही 10 लाइन है। तो लाइमन में आने वाला कितने लाइन है? ये लाइमन है, ये लाइमन है, ये लाइमन है, ये लाइमन है। लाइमन में कितना गिर गया? 4। पाशन में कितना गिरा? 1 2 3। ब्रैकेट में लाइमन बामर, पाशन में कितना गिरा? 1 2, और ब्रैकेट में कितना आया? सबका एडिशन कितना होगा? 10। तो 5 से अगर 1 में आता है तो टोटल कितने डिफरेंट लेमडा आएगा? तो 10 डिफरेंट लेमडा आएगा। 10 में से 4 लाइमन में आएगा, 3 बामर में आएगा, 2 पाशन में आएगा, और 1 ब्रैकेट में आएगा। तो इस क्वेश्चन में टोटल नहीं पूछा है, वो स्पेसिफाई कर दिया है कि लाइमन में बताओ, या वो ये भी बोल सकता है कि बामर में कितने आ रहे हैं। अगर 5 से 1 में आ रहा है तो टोटल ऐसे लाइन, टोटल तो 10 आएगा, कल बताया था, लेकिन 10 में से लाइमन का 4 है, 1 2 3 4, बामर का 3 है,
1 2 3 4, क्योंकि बामर में कहीं से भी डी एक्साइट हो कहाँ है, 2 में आए, उसको हम बामर बोलते हैं। कहीं से भी डी एक्साइट हो अगर 2 में आए, 3 में आए तो उसको पास्चन बोलेंगे। तो पास्चन में 3 आ रहा है, कहीं से भी आए आना चाहिए 3 में तो पास्चन बोलेंगे। तो 10 में से 4 लाइमन का आया, 3 बामर का, 2 पास्चन का, 1 ब्रैकेट का, टोटल 10 हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव नाइदर इमिशन नॉर एब्जॉर्प्शन, H प्लस, क्यों, उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन कॉरस्पॉन्डिंग टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब फिर से हमने वेवलेंथ का कंपेयर करवाना है, तो हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो एनर्जी से करवा दे, उसने नाम नहीं लिया हाइड्रोजन एटम का, लेकिन हाइड्रोजन एटम लिख के और सबका एनर्जी हमें मालूम है, एनर्जी का डिफरेंस निकाल लेंगे, जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसका लेमडा क्या होगा, कम होगा। या दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, रिजवर्ट का फॉर्मूला लगा दें। तो अगर रिजवर्ट का फॉर्मूला लगाते हैं तो n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 1 में अगर जंप मारता है तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू r मान लेते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, और 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर। तो जितना भी डी एक्साइटेशन हुआ है सबका हम लेमडा निकाल लें और फिर कंपेयर करवा दें। तो या तो रिजवर्ट का फॉर्मूला लगा लो या एनर्जी डिफरेंस देख लो। तो एनर्जी डिफरेंस क्या लग रहा है, तो मैं यहां पर एनर्जी डिफरेंस यहां पर देख रहा हूं, यहां पर 5 से 1 का एनर्जी डिफरेंस देखना है और 5 से 3 का देखना है और 5 से 2 का देखना है और 5 से 4 का देखना है। क्या लग रहा है किसका एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा आना चाहिए, तो लिख दो -13.6 -3.4 -1.51 -0.85 -0.51। क्या लग रहा है सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस किसका गिरने वाला है, ये सोचना है। अब ये मत सोचना माइनस माइनस लगा है, ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दो हो जाता है, इसमें से इसको माइनस कर दो हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस कौन लग रहा है, इसमें से इसको माइनस करना, यही है ना। तो ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, तो इसका जो ये अगर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो इसके द्वारा लाइट इमिट किया गया लेमडा का वैल्यू क्या होगा, शॉर्टेस्ट। या दूसरा तरीका रिजवर्ट का फॉर्मूला लगाओ बना लो, इसलिए बोल रहा हूं कि 2-2 तरीके 3-3 तरीके से बनाए जाते हैं क्वेश्चन को। तो कैसे लिंक करना है इसलिए मैं तुम लोगों को लिंक करवा रहा हूं, क्वेश्चन बनाना वो बन तो जाएगा बट लिंक करवा रहा हूं कि कैसे 2-2 3-3 तरीके से सोच सकते हैं इस चीज को। यहां पर हम लेमडा का वैल्यू ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं रिजवर्ट के द्वारा और कंपेयर करवा दे, या एनर्जी का वैल्यू हमने लिखवाया है, लिखवाने के बाद उसमें एनर्जी का डिफरेंस चेक कर लो और लेमडा को रिलेट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है which of the following electron transition hydrogen atom will required the energy equivalent to its ionization energy। तो आयनेशन एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन कहां से कहां होना चाहिए, 1 से, कल लिखवा के दिया था ना, 1 से इंफिनिटी होगा ना। क्वेश्चन नंबर 22, मास ऑफ हाइड्रोजन इज रिड्यूस टू हाफ, रिजवर्ट कांस्टेंट भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि रिजवर्ट कांस्टेंट उसके एटम पे डिपेंड करता है, वो वैल्यू फिक्स नहीं होता, नाम कहने के लिए कांस्टेंट है वो। वो एक्चुअली रिजवर्ट कांस्टेंट के इससे नहीं निकालेंगे, रिजवर्ट कांस्टेंट अलग से निकाल के दिया गया है, और रिजवर्ट कांस्टेंट ऐसा है जो नाम के लिए कांस्टेंट है, वो एटम टू एटम पे डिपेंड करता है, और रिजवर्ट कांस्टेंट जो है वो अलग अलग इन चीजों पर डिपेंड नहीं करता है। तो या तो रिजवर्ट कांस्टेंट ऐसे डायरेक्ट याद रखना है कि रिजवर्ट कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो एटम टू एटम पे डिपेंड करता है, तो हमें रिजवर्ट कांस्टेंट का डायरेक्ट वैल्यू दिया जाता है एग्जाम में, और नहीं तो दूसरा बात ये जानना है रिजवर्ट कांस्टेंट का वैल्यू डिपेंड करता है, क्या लिखा हुआ है, और रिजवर्ट कांस्टेंट का फॉर्मूला उससे निकाल के लाया हो, तो उस पर वो डिपेंड करता है। तो इसमें देख लेना 22 नंबर में रिजवर्ट कांस्टेंट का, यहां पर
70 पेज नंबर 17 पर, पेज नंबर 17 पर एक फॉर्मूला देखो रिजर्वोइड कांस्टेंट का दिया हुआ है और वहां मास भी लिखा है, मास है ना उसमें। तो एक्चुअली रिजर्वोइड कांस्टेंट इसीलिए एटम टू एटम पे डिपेंड करता है। हालांकि हमें रिजर्वोइड कांस्टेंट निकालने के लिए नहीं आता है, लेकिन ये चीज ध्यान में रखना होगा कि रिजर्वोइड कांस्टेंट कहने के लिए कांस्टेंट है, वैल्यू उसके एटम पे डिपेंड करते हैं और वो वैल्यू हमें दिया जाता है, और वो वैल्यू जो है वो मास पे डिपेंड करेगा और जेट पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास ज्यादा होगा तो रिजर्वोइड कांस्टेंट का वैल्यू भी ज्यादा होगा, मास अगर आधा हो गया तो रिजर्वोइड कांस्टेंट का वैल्यू आधा हो जाएगा। पेज नंबर 17 पे फॉर्मूला है R इक्वल टू जो लिखा हुआ है, उसको ध्यान देना है। नेक्स्ट है बोहर, बोहर एटॉमिक मॉडल। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट क्या होता है, NH/2π। तो n का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या होता है, mvr इक्वल टू NH/2π। तो n के जगह फिफ्थ ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो n के जगह पे क्या पुट कर देंगे, फिफ्थ पुट कर देंगे। नेक्स्ट, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम k टू l, यानी रेशियो निकालना है। तो वेलोसिटी का रेशियो निकाल लोगे ना, हाँ, तो जो जो बन जाएगा वो मैं आगे निकल जा रहा हूं। तो k सेल का और l सेल का वेलोसिटी का रेशियो निकाल देना है। निकालने के बाद देखना कितने टाइम्स आ रहा है वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट 25, each hydrogen atom excited given by 10.2 electron volt, maximum number of spectrum line emission is equal to 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी डिफरेंस आ रहा है। अब इसको रिलेट करो एनर्जी से, तो एनर्जी हमने लिखवाया है, याद करवाया है। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जब डिक्साइट हो रहा है या एक्साइट हो रहा है, एक्साइट हो रहा है, तो वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो मेरे को ये बताओ कि वो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जंप मारेगा, तो -13.6 -3.4 -1.51 -0.85 -0.51। अब कहां का डिफरेंस 10.2 आएगा, 2 से, मतलब 1 से 2 आएगा, एक्साइटेड हो रहा है ना। यहां का डिफरेंस, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, या हायर माइनस लोअर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 10.2। यहां का डिफरेंस 10.2 आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट नंबर 1 से 2 में एक्साइट होके गया होगा, इसलिए एनर्जी को रिलेट करो इससे। ये जानबूझ के याद करने के लिए बोला हूं, क्योंकि बहुत क्वेश्चन इससे बन जाता है, क्योंकि एनर्जी से लेमडा को रिलेट करना हो, इससे कर देंगे। अगर आयोनेशन एनर्जी निकालना है हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा 13.6, लेकिन वही बोल देगा हीलियम प्लस के लिए क्या होगा, तो क्या हो जाएगा हीलियम प्लस के लिए, यहाँ का हीलियम प्लस के लिए एनर्जी कितना होगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, जेड बोले तो 2, तो यहाँ तो एनर्जी 0 है, तो यहाँ हो जाएगा -13.6 इंटू 4, ये हीलियम प्लस के लिए हो गया। तो ये याद रहेगा तो लेमडा भी कैलकुलेट कर लेंगे, ये याद रहेगा तो हम कंपेयर भी कर लेंगे, ये याद रहेगा तो आयनेशन एनर्जी दूसरे के लिए निकाल सकते हैं, ये याद रहेगा तो कहां से कहां जंपिंग हुआ एनर्जी से रिलेट कर रहा है, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है और उसको यूज भी करना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इमिशन इन इमिशन इज इक्वल टू, यहां डी एक्साइटेड लिखना चाहिए था, इमिशन लिख रहा है, मतलब कितने यहां से कितने रेडिएशन निकलेगा, एक बार जंप होगा तो एक ही बार निकलेगा ना, और उसका वैल्यू क्या आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम बदल देंगे जूल में, 1.6 इंटू 10⁻⁹ HC अपॉन लेमडा।
अगर लेमडा निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकाल देंगे, डेल्टा ई इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा। तो ये याद रखना जरूरी है और उसको रिलेट भी करना है। अगर ये एक लाइट इमिट किया और उसका लेमडा निकालना है तो डेल्टा ई इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 हो जाएगा ना? 26 एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाइड्रोजन एटम इज क्वांटाइज्ड, मतलब एनर्जी फिक्स है, क्वांटाइज्ड है। अब देख लो 28, 27 भी देख लेते हैं। 28 में हमें वेलोसिटी और नंबर ऑफ ऑर्बिट में ग्राफ बनाना है। तो वेलोसिटी में और एन है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, एन में और वी में क्या रिलेशन है? इनवर्सली है ना। वेलोसिटी के फॉर्मूला में देखो एन का वैल्यू और वी में क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये हुआ y इक्वल टू 1/x, यहां पर कांस्टेंट ले लेंगे तो ये इसी के जैसा हो गया ना। इसका मतलब x y इक्वल टू कांस्टेंट कैसा ग्राफ बनता है? एक दिन बताया था मैंने, x y इक्वल टू कांस्टेंट। ये इसमें लिनियर मत बना देना है, ये स्ट्रेट लाइन के ग्राफ से नहीं बनेगा। ये v इंटू एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया, आएगा ना। इसमें ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका ऑप्शन 1 होगा। आगे बनाओ 29 और घर से होमवर्क लिख लेना। घर से लेवल 1 लेवल 2 3 टॉपिक बनाना है, क्वांटम थ्योरी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और बोहर थ्योरी का। लिख लो होमवर्क में। लेवल 1 अभी 2 तो 3 तो बाद में बना लेंगे। लेवल 1 2 क्वांटम थ्योरी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और तीसरा है बोहर थ्योरी। इसके बाद 2 ही टॉपिक बचता है, वेव मैकेनिकल मॉडल और क्वांटम थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, उसमें क्वांटम नंबर, तो क्वांटम नंबर ऑलरेडी तुम पढ़े हुए हो, उसमें से बस कैसे कैसे इन्वेंशन हुआ है वो सब बताना है। आगे इसमें बनाओ क्वेश्चन, देखो कोई डाउट है तो बोलो अभी। और जो डाउट है बोलो। डिस्क्रीट मतलब डिफरेंट डिफरेंट विद द फॉलोइंग डिस्क्रीट इन बोहर थ्योरी। मला आयडिया कशी आली ते बघा. मी कसं ट्राय केलं बघ जरा आधी. सगळ्यात पहिला लॅम्बडा दिले आणि सोडियम ॲटम दिले, ते पण रेडबर्ग इक्वेशन मध्ये पुटअप केलं. रेडबर्ग वापरू नको, हा वापरू नको. अरे बघ मला जर 27 सर उन्होंने आंसर एंगुलर मोमेंटम दिया है सर। और मुझे एक तरह डाउट है, बोलो। सर जो हम प्लैंक्स थ्योरी में जो इक्वेशन यूज करते हैं ना, ए इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा, उसका यूनिट क्या होगा? मतलब एनर्जी का यूनिट उसमें जूल पर एटम रहता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम पर रहता है, या फिर किलो जूल पर? वो उसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे ना। एच सी यानी सी का वैल्यू मीटर पर सेकंड पुट करोगे। एसआई घातलं तर एसआई मध्ये जूल येणार. कळलं सोड भावा. नंबर काय येतो डिवाइड
इंटू पर मोल साठी इंटू करायचं असते, हे चुकतोय पण. आणि पर मोल काढायचं असेल तर डिवाइड करायचं असते. लय गंडलोय मी चौथा आणि चारचा प्रश्न सोडवलाय. आणि हा प्रश्न 3दा आलाय. लेवल 2 क्लासवर्क, लेवल 2 होमवर्क आणि लेवल 3 मध्ये. पर्सेंटेज एरर पण पहिला सिरीज पण वापरायला. नंतर स्टडी करत नाही, फॅशन नंतर स्टडी जास्त करत नाही. क्या दिया इसका आंसर? एंगुलर मोमेंटम क्यों? एक्सप्लेनेशन नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला दे mgr is equal to nx by 2 pi. सर एक बार गूगल पे सर्च करो ना, गूगल बाबा से वो देख के बताते हैं। अरे ये बनाओ क्यू भी, अच्छा ये आगे आएगा। और काइनेटिक एनर्जी की जगह क्यू भी रख देना, वो ई भी आ जाएगा। क्या हो गया? तो कल होमवर्क बना के लाना।